को प्रणाम। तो आज का सेशन रखा गया है, उसका टाइटल है फाइनल ट्रायंगुलेशन ऑफ डुअलिटी। जो रिसेंटली हमें अपडेट आई थी लाइट फोर्सेस से, उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट था द फाइनल ट्रायंगुलेशन ऑफ डुअलिटी। और उसके बारे में बहुत कम डिटेल के साथ लास्ट शनिवार को, और उसके ऊपर जब आगे और हमने पढ़ा तो समझा कि इसके बारे में और भी डिटेल जो है सभी साथियों के साथ बांटना चाहिए। तो ये जो फाइनल ट्रायंगुलेशन है, क्या अभी से ही हो रहा है या कितने टाइम से ये चल रहा है? तो उन सभी को अगर ट्रेस करें तो अकेला कोबरा के ब्लॉग से हो, या तो तमाम सारे जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो हुए हैं पिछले दशक में भी, उसमें क्या है कि बहुत सारे घटनाएं ऐसे घटित हुई, और जो हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस हो या तो रियलिटी हो इस धरती का, उसमें खास परिवर्तन लेकर आया। तो ये था साल 2014 दिसंबर 15, जिसमें कोबरा के माध्यम से लाइट फोर्सेस ने आइसिस पोर्टल को एक्टिवेट किया। यूरानस प्लूटो का स्क्वायर जब क्रिएट हुआ, आप मेरे ऊपर ठीक देख सकते हैं, जिसमें एक नाटल चार्ट, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है वो बना हुआ है। उसमें यूरानस का और प्लूटो का स्क्वायर बनता हुआ एक स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये कब समय था? ठीक दिसंबर 15। तो इसमें डिटेल में बताया गया कि एक ऐसा त्रिकोणीय ऊर्जा क्रिएट हुई, हमारा गैलेक्सी जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, दूसरा M31 गैलेक्सी जो एंड्रोमेडा के अंदर है, और M33 गैलेक्सी तीसरा गैलेक्सी, ये एक त्रिकोणीय ज्यामिति के आकार में ये फॉर्म हुआ, जिसके अंदर एक अभूतपूर्व ऊर्जा क्रिएट हुई, जहां से ये बदलाव और तेजी से होना शुरू हुआ। तो इसको कहा जाता है कि यहाँ से फाइनल ट्रायंगुलेशन जो है बहुत इफेक्टिवली ये आगे बढ़ने लगा। अब इसके जो फाइनल ट्रायंगुलेशन का जो मेजर पार्ट है, वो किसको ट्रिगर किया? वो है कॉस्मिक एनोमली, यानी कि ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के जो अंदर ये हमारा एनोमली है, जिसको हम हिंदी में विसंगति कह सकते हैं, जो सृष्टि और सृष्टिकर्ता के नियम से परे जो चीज है उसको हम एनोमली कह सकते हैं साधारण भाषा में। तो ये जो कॉस्मिक एनोमली है, यानी कि ब्रह्मांडीय विसंगति जो है, ये डायरेक्टली ऐसा समझ सकते हैं कि एंटायर यूनिवर्स के अंदर जितने भी डार्कनेस है, उसका ये सृष्टि करता है, जो सोर्स से बिल्कुल मिरर इमेज हम कह सकते हैं। उसके अंदर भी इक्वल ऊर्जा है। तो उसको फाइनली ये त्रिकोणीय ऊर्जा जो है फाइनल ट्रायंगुलेशन के माध्यम से उसको ट्रिगर किया। और लाइट में एक खासियत है, लाइट जो ऊर्जा है, प्रकाश का ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, उसमें ये खासियत है कि वो किसी भी ऊर्जा को अपने जैसा रूपांतरित कर सकता है, जिसको हम ट्रांसम्यूटेशन कह सकते हैं। तो ये वो समय था साल 2014, जहां से लाइट ने पहली बार इसको अपने हाथ में लिया, और जितना भी कॉस्मिक एनोमली के नाम पे ये ब्रह्मांड के अंदर जो एनोमली थी, उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्व करना या तो रूपांतरित करना शुरू किया। अब नेक्स्ट टाइमलाइन को देखते हैं। साल 2018 में अगेन लाइट फोर्सेस के माध्यम से एक और ट्रायंगुलेशन का अपडेट दिया गया, जिसमें क्लियरली बताया गया कि जो सोल फैमिली है, जो आत्मीय परिवार भी कहा जाता है,
जो ये आत्मीय परिवार है वो असल में क्या अलग अलग मनुष्य हैं क्या? आप फिजिकल रूप में आप ऐसे देख सकते हैं कि उनका अलग अलग रूप है या तो अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग यात्रा है, लेकिन जो आत्मा के लेवल पे अगर उनको देखें तो उनको बताया गया कि वो असल में एक जीव है। तो उससे हम क्या समझ पाते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रकाश का जो तारा है, वो जब अलग अलग भागों में विभक्त हुआ, जिनका अगर यात्रा अगर हम कहें सोल का जो यात्रा है उसमें उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक है। इसीलिए वो एक कण से अनेकों कण में विभक्त होकर वो अलग अलग सोलर सिस्टम के अंदर हो या तो इसी सोलर सिस्टम के अंदर हो, उन्होंने हर जगह जन्म लिया, ताकि ऐसा जो एनोमली का जो डार्कनेस है जिस जिस धरती पर है उन सबको स्रोत के धारा में लेकर आए। तो उनको पहली बार डिफाइन किया गया कि ये एक जीव है। तो जो ठीक मेरे ऊपर आप चित्र देख रहे हैं जो पिंक कलर का है, उसको बताया गया कि ये सिस्टरहुड ऑफ रोज का एक सेक्रेट ज्योमेट्री है, जिसके अंदर आप ध्यान से देखें तो उसके अंदर सारे सेक्रेट ज्योमेट्रिक का पैटर्न बनी हुई है। खास करके फ्लावर ऑफ लाइफ है, रोजेट का पैटर्न भी है, वीनस अर्थ का। तो उसको बताया गया कि ये सेंट्रल मिस्ट्री है। ये एंटायर इस गैलेक्सी के अंदर जितने भी सोल फैमिली ने जन्म लिया, उन्होंने सिस्टरहुड ऑफ रोज के ऊर्जा को एंकर करने के लिए मूलभूत तरीके से हर जगह जन्म लिया। दूसरा पॉइंट ये भी बताया गया कि उन्होंने अपने साथ साथ इंटरलॉक लेवल ऑफ कनेक्शन बनाया गया। जो थोड़ी देर पहले कहा कि उनका सोल का इंटेंशन, सोल का प्लान जो है वो इस तरह नियमबद्ध होकर इस धरती पर आए, और एक जहां जहां वो जन्म लिए उसको बताया गया कि एक क्लिफोर्ड टॉरस का ऊर्जा उन्होंने क्रिएट किया सेक्रेट ज्योमेट्री के पैटर्न के अनुसार, जो डायरेक्टली ऐसा एक दैविक ऊर्जा को वो एंकर करता है, ताकि इस धरती पर जो भी मैट्रिक्स का जो सारा नियम कानून और बंधन जो है उस ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि सेक्रेट ज्योमेट्री का कितना पावर है, जो बियॉन्ड द गैलेक्सी भी काम कर रहा है इस धरती पर। और वो किस रूप में है? वो एग्जैक्टली सोल फैमिली के रूप में इस धरती पर और अनेकों सारे सौर मंडल में वो फैले हुए हैं। दिस इज द रीजन व्हाई द डार्कनेस हैव ऑलवेज वांटेड टू डिस्ट्रॉय द सोल फैमिलीज। इसीलिए जितने भी सारे डार्क के चुन चुन कर जो डायरेक्ट अटैक होती है, वो डायरेक्टली होती है इन सारे सोल फैमिली को तोड़ना और उन सबको प्राण हानि पहुंचाना। उनके जीवन के ऊपर भी डायरेक्टली आक्रमण होता है, अटैक्स होती है। तो डायरेक्टली 2018 में ये बताया गया कि मनुष्य के अंदर दो टाइप के इम्प्लांट छोड़े गए। उस समय तक मनुष्य का ऐसा कोई वाक्य नहीं बताया गया, उसमें डायरेक्टली बताया गया कि जो स्टार सीड्स हैं जो सोल फैमिली के रूप में इस धरती पर आए, उनके अंदर दो टाइप के इम्प्लांट छोड़े गए। अगर आप बहुत टाइम से ये अपडेट्स को फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो आँख के ऊपर दो जगह है, दो डॉट, वहाँ पे एक इम्प्लांट है, और नाभि के पास जो है एक इम्प्लांट है। तो इसी तरह जो वर्टिकल इम्प्लांट है वो क्या करता है, इन स्टार सीड्स को, ये जो सोल फैमिली के रूप में धरती पर हैं, उन सभी को अपने उच्च
आयाम का जो चेतना है, जिसको हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो डायरेक्टली उनके हायर सेल्फ से जोड़ता है, वो पाथ को वो डायरेक्टली काट देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो डायरेक्टली लाइट फोर्सेस ने बताया कि ये मेन कारण है कि अर्थ के ऊपर एक क्वारंटीन जैसा एक हाल बना हुआ है। ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता है, ना इस बाहर से कोई मदद के लिए यहाँ आ सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी बताया गया कि एक और इम्प्लांट है जिसको हम हॉरिजॉन्टल इम्प्लांट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल अर्थात ऐसा, समतल वाला। वर्टिकल मतलब सीधा जो है। तो हॉरिजॉन्टल इम्प्लांट क्या करता है कि जो सारे ट्विन सोल हैं जो वेल के बाहर हैं, और फोर्थ डायमेंशन हो या थर्ड डायमेंशन इस रियलिटी में हो, उन सब के अंदर एक मिसयूज किया जाता है उनको। और ये बताया जाता है कि 3D 4D वाला जो एक लाइफ है, सोल जब एंटर करता है उस लाइफ ये में, एज ए कपल ऑफ मेल इलेक्ट्रिक एंड फीमेल मैग्नेटिक पोलरिटी को वो बहुत गलत तरीके से मिसयूज करता है। इस वजह से आप देखे होंगे कि ट्विन सोल के नाम पे बहुत सारे ऐसे अवधारणाएं, मिसकॉन्सेप्शन ऑलरेडी सोशल मीडिया हो या तो चाहे इनडायरेक्ट मीडिया हो, उन सब में फैला हुआ है। और उन सब के अंदर क्या करते हैं कि जो फॉल्स लाइट है वो इसका बहुत गलत फायदा उठाता है और उनको मैनिपुलेट करता है। उनके सोल यात्रा में जितने सारे फोकस है या तो फ्री विल है, उन सब को वो हानि पहुंचाते हैं। तो ये असल में है क्या? ये जो मेल इलेक्ट्रिक एनर्जी है और फीमेल मैग्नेटिक एनर्जी है, इस चीज को हम अगर खोज करते हैं बहुत सारे एसोटेरिक नॉलेज में, तो इसको बताया गया है कि ये असल में कुंडलिनी ऊर्जा है जो मेल के अंदर है, और मैग्नेटिक ऊर्जा जो है वो सोल का है जो फीमेल के अंदर है। तो ये जो कुंडलिनी का विकास में भी जो बाधा है या अवरोध है, ऐसा कह सकते हैं, ऑब्स्टैकल है, वो डायरेक्टली इसी पोलैरिटी का ऊर्जा को वो दोनों को मिसयूज करने का, ऐसा बोल सकते हैं कि वो आउटपुट है। तो वो असल में क्या करते हैं कि ये दो जो ऊर्जा जब अगर साथ में बैलेंस होकर हम इसको प्योर फॉर्म में अगर लेकर आ सकें, ये भी एक ट्रायंगुलेशन ऊर्जा बना सकता है, जो दिव्य ट्रायंगुलेशन ऊर्जा है। और वो किसको हेल्प करेगा? वो हमारे ही इवोल्यूशन को का जो शक्ति है, फोर्स है, उसको और तेजी से आगे बढ़ाने में काम करेगा। तो हम इस टाइमलाइन में भी समझा कि 2018 में फाइनली ह्यूमन का जो कॉन्शियस अवेकनिंग के लिए जो मूलभूत एक ऊर्जा है, कुंडलिनी ऊर्जा एंड मैग्नेटिक ऊर्जा जो है, वो दोनों पोलैरिटी का बैलेंस के लिए वो फाइनली धरती पे वो सारे ज्ञान देना शुरुआत हो गया। अब थर्ड टाइमलाइन में आते हैं जिसमें दिसंबर 2018 में कुछ ऐसे जो एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन जो क्रिएट हुआ, वहां से भी एक और पावरफुल ट्रायंगुलेशन का ऊर्जा बना। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये वो साल था, ये टाइमलाइन थी जहाँ पे पहली बार प्राइमरी एनोमली को ये धरती के सरफेस से हटाने का या तो निरस्त्र करने का काम शुरू हुआ। उसको कंप्लीटली डिसआर्म जैसे कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या 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 करवाया गया? तो लाइट फोर्सेस ने डायरेक्टली प्योर लाइट ऊर्जा को इस धरती पे एंकर करने के लिए जो 1996 का जो ग्रेट फॉरगेटिंग हुआ, और फाइनली एक एआई प्रोग्राम को मैट्रिक्स के रूप में यहाँ इंस्टॉल की गई, उसके बाद का ये पहला वो टाइम लाइन था जिस समय ये प्योर ऊर्जा को लेकर आने में इन्होंने काम किया।
Many light beings and goddesses were present in their energy bodies around people meditating. बहुत सारे जो ध्यानी साथी हैं उनके आसपास बहुत सारे प्रकाश के जीव हैं, और ऐसे दैवीय ऊर्जा वाले भी जीव थे जो ध्यान की प्रक्रिया से गुजर रहे थे. They have managed to take a quite detailed sample of matrix structure. वो जो समय का जो ट्रायंगुलेशन की जो ऊर्जा थी, वो मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर को बहुत सारे पार्ट पार्ट में उसको बिखरने में भी हेल्प किया. विथ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर हम क्वांटम फील्ड में जो हमारा मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप कियोटो कॉन्फ्रेंस का भी अगर अपडेट आपने देखा होगा, या तो थाईलैंड कॉन्फ्रेंस एसेंशन कॉन्फ्रेंस का भी अपडेट देखा होगा, उसमें मैट्रिक्स का एक क्वांटम फील्ड का स्ट्रक्चर बताया गया, जिसमें सब क्वांटम एनोमली जो है वो ऊपर नीचे होकर एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहते हैं. तो इसके जो स्ट्रक्चर है, क्वांटम स्ट्रक्चर है, दे आर नाउ रिमूविंग एक्सोटिक क्वांटम डार्क टेक्नोलॉजीज विथ फुल स्पीड. ये जो ट्रायंगुलेशन का ऊर्जा 2018 दिसंबर के महीने से एंकर होना शुरू हुआ, जिस वजह से क्वांटम फील्ड में ये जो सारे डार्क टेक्नोलॉजी के आधार पर ये मैट्रिक्स को चलाया जा रहा है, उनको तोड़ने का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा. They have also begun with gradual clearing of the implants of the surface humanity. वो आगे और बढ़कर ये इम्प्लांट को निरस्त्र करना, डिसआर्म करना, किसके अंदर से? ह्यूमैनिटी के अंदर से भी. अब आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान का जो अपडेट है उसमें बताया गया कि एक फाइनल ट्रायंगुलेशन ऑफ डुअलिटी चालू हो गया. कब से? सितंबर 27 से लेकर नवंबर 22 तक ये फुल फोर्स में चलेगा, जिसको हम ये भी समझ सकते हैं कि लर्कर का डिसएंटेंगलमेंट. और उसके अंदर का एक मेन पार्ट है जिसको हम कहते हैं फाइनल ट्रायंगुलेशन ऑफ डुअलिटी. द्वैत का एक त्रिकोणीय जो ऊर्जा बनी हुई थी उसको पूरी तरह से तोड़ना, और एक दैवीय त्रिकोणिक ऊर्जा को इंस्टॉल करना या तो पुनः स्थापित करना. उसके लिए क्या बताया गया कि ये जो ऊर्जा है वो किसको लेकर आएगा? विल ब्रिंग मैनी थिंग्स टू कंप्लीशन. अगर आप पिछले 3 लाइव सेशन का थोड़े थोड़े नॉलेज को अगर एक साथ अलाइन करके देखेंगे, तो उसमें नोगी ने भी बताया, जो सोलारा के माध्यम से हो या कोबरा के अपडेट के माध्यम से हो, या तो दूसरे और भी जो लाइट फोर्सेस जापान में है या तो और कहीं पे भी है, उन सबको एक चीज को लेकर आया. उसमें बताया गया कि डुअलिटी के लिए जितने भी सारे ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा अर्थात उसको आप गुण भी समझ सकते हैं. गुण मतलब ह्यूमन का जो अपना बिहेवियरल क्वालिटीज है, जिस आधार पर मनुष्य हर दिन एक अलग अलग क्वालिटीज में वो बिहेव करता है अपने चेतना के स्तर के अनुसार, वो सारे टूटने लगेंगे. कंप्लीशन का अर्थात ये भी है कि एक पूर्ण रूप तक पहुंचना, जहां से एक और नई चीज की शुरुआत होना. तो उसके लिए जब प्रश्न पूछा गया और हम सब ने उसको खोजा, तो पता चला कि द्वैत का जो स्पाइरल है, जो चक्र है, जिसको हम सर्पिल चक्र भी कह सकते हैं, वो सर्पिल चक्र एक्चुअल में वो हमेशा के लिए क्लोज हो रहा है, वो खत्म हो रहा है. उसको भी कहा गया द स्पाइरल कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ द डुअलिटी स्पाइरल. और नेक्स्ट नई शुरुआत क्या होगी? द स्पाइरल ऑफ वननेस, जहां से एकत्व का जो ऊर्जा है वो अब इस ब्रह्मांड के अंदर वो फैलना शुरू होगा. तो उसको ये भी कहा गया कि द टाइम ऑफ कंप्लीशन, एक समय का
पूर्ति होना, और ये भी बताया गया कि दिस विल बी द कंप्लीशन ऑफ द टाइम आल्सो। दो चीजें अलग अलग है, आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। द कंप्लीशन ऑफ टाइम एंड द टाइम ऑफ कंप्लीशन। ये एक ऐसा समय काल है जहाँ पे द्वैत का सर्पिल चक्र जो है, स्पाइरल जो है, वो फाइनली हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और एक ऐसा समय की शुरुआत है जहाँ पे एकत्व का, ऊर्जा का शुरुआत होगा ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एकदम से यूनिवर्सल लेवल का है। दिस प्रोसेस विल बी एनर्जेटिकली डन थ्रू अर्थ सेकंड मून। तो ये जो ऊर्जा का जो सारा प्रोसेस है, ये किसके द्वारा होगा? अर्थ का सेकंड मून के द्वारा। तो इसका भी मैं याद दिला दूं कि जो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का एक सेशन था, सेवन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो, उसमें और पिछले जो दो लाइव सेशन में वो भी बताया गया है कि जो मून है वो असल में एक मेजर रोल प्ले करता है सोर्स का, जो सात रे है क्रिएशन के लिए जो यूज होती है। सात अलग अलग रे हैं, सात अलग अलग रे को रिप्रेजेंट करता हुआ सात एक एक चेतना का स्तर भी है, एंड सेवन प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस भी है। वो आपस में पूरी तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि जुड़े हुए हैं। तो वो जो ऊर्जा है इस धरती पर, सेवन रेस का जो ऊर्जा है वो किसके थ्रू आती है? वो आती है हमारे चंद्र के थ्रू। तो मुझे पर्सनली वो कंफ्यूजन था कि क्या ये वही चंद्रमा है जिसको हम डेली देखते हैं, क्या ये कुछ और अलग है? तो फाइनली जब हम खोज करते रहते हैं तो यूनिवर्स भी वो अपना आंसर्स जो है प्रूफ्स के माध्यम से हो या किसी भी रिपोर्ट के माध्यम से हम तक वो जरूर पहुंचाता है। तो पता चला कि एक एस्टेरॉयड है जो बहुत क्लोजली अब धरती के पास से गुजरेगा, जिसको ये भी माना जाता है कि ये एक सेकंड मून है, द्वितीय चंद्रमा है। तो इसका महत्वपूर्ण रोल क्या है? ऐसा समझा जाए कि आज का सत्र का ये मेन पार्ट है, इसको आप ध्यान से समझिए। तो क्वांटम फिजिक्स में बताया जाता है कि एक प्रोसेस है जिसको ट्रायंगुलेशन कहा जाता है। तो व्हेन कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, सच एज द सन एंड द मून, which have different properties, a third party perspective is required। जब ऐसा एक बहुत महान विराट स्ट्रक्चर के अंदर, सृष्टि के अंदर किसी भी दो चीज को अगर आप एक पृष्ठभूमि में रखें और उनके माध्यम से जो बदलाव हो रही है इस वास्तविकता के अंदर, उसको अगर आप समझना चाहें, तो क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि ट्रायंगुलेशन प्रोसेस के माध्यम से अगर हम तीसरा वस्तु या तो तीसरा एक ऐसा ऑब्जर्वर को अगर उस रियलिटी में रखें जो इन दोनों के ऊपर नजर रख सकता है, तब हम बदलाव देख सकते हैं। आपको काफी सारा चीजों को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बताया गया कि जो सोर्स का जो मेन वननेस की जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? वो आती है आन का जो ऊर्जा है। तो वननेस का जो ऊर्जा आन से जो आती है, वो उसको क्या कहा गया कि जो मेन ऊर्जा है वो है वाइट फायर ऑफ आन। वाइट अर्थात उसके अंदर सेवन रेज ऑफ क्रिएशन का ऊर्जा उसके अंदर है, सातों अलग अलग किरणों का, इसलिए वाइट है वो। तो जो वाइट फायर ऑफ आन का जो ऊर्जा को हम आह्वान करते हैं, खास करके बुद्धि कॉलम के अंदर हो और भी दूसरे मेडिटेशंस हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो आता है आन स्टार गेट से, जो ओरायन बेल्ट के सेंटर स्टार में है। तो वो अकेला ही एक ही पोर्टल अभी
लाइट फोर्सेस या तो प्रकाश के लिए, स्रोत के लिए एक ही पोर्टल बचा था जहां से ये वाइट फायर ऑफ आन की ऊर्जा इस गैलेक्सी के अंदर प्रवाहित हो रही है। बाकी सब लॉक्ड है। तो जो ये वाइट वायर ऑफ आन का जो ऊर्जा इसके अंदर आ रही है, उसको एंकर करने के लिए भी एक चंद्रमा होना चाहिए। क्योंकि एसोटेरिक साइंस में हमने ये समझा कि एक मून है, चंद्रमा है, जो इस सातों किरणों को वो एक साथ एंकर करता है और ये पूरा सोलर सिस्टम के अंदर वो स्प्रेड करता है, फैलाता है, बांटता है। तब हमको पता चला कि एक और थर्ड पार्टी यहाँ पे अवेलेबल है, जो पृथ्वी का द्वितीय चंद्रमा कहा जाता है। तो इसी तरह हम चीजों को इंटर कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। अब और इंटरेस्टिंग होगा, ये किस तरह काम करता है। आई थिंक, मतलब ये नोगी के वाक्य है, मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। आई थिंक दैट द एस्टेरॉयड दैट विल बी इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ from 27th September 2024, the second moon will be the third party perspective. उसका जो रिसर्च है, और हमने अभी तक जो, मैंने आज एक ही दिन में जो सारे खोज किए, उसमें एक चीज कॉमन पता चलता है कि यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वर इफेक्ट हो रहा है। आपको फिर से कैथोड एनोड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको याद करना पड़ेगा, जिसमें जो लाइट एमिटिंग डायोड जो बनाई गई बहुत सालों पहले, उसमें क्या आधार था, क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि कैथोड से एनोड के प्रति या एनोड से कैथोड के प्रति कोई भी इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट हो रहा है, वो तभी प्रकाश वहां से स्पार्क करेगा जब वहां पे कोई ऑब्जर्वर अवेलेबल है, यानी कि कोई वहां पे देखने वाला होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि वो रियलिटी में है ही नहीं। उसका एक सरल एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए अभी आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं और आप आंखें घुमाकर देख सकते हैं जहां तक आपका विजन है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने किचन को नहीं देख सकते, तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट के अनुसार आपके लिए या किसी के लिए भी पूरे एंटायर क्रिएशन में आपका किचन किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्वेश्चन ये भी आएगा मन में, मैं आंखें बंद करके भी जा सकता हूँ धृतराष्ट्र जैसा, और वहां पे टच करके देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि मेरा किचन तो है। वो सिर्फ आपका चेतना का एक प्रकटीकरण है, जो आपके चेतना में ऑलरेडी बीज पड़ चुका है। उसका भी एक तोड़ ये है कि मैं अगर आपको वहां से उठाकर किसी और के किचन में रख दूं, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वो आपका किचन है या ड्राइंग रूम है। क्योंकि वहां पे आपका जो लोकल यूनिवर्स जो है, मतलब आपके आसपास के जगह को जो आपके चेतना ने समझ चुका है, उसके परे अगर आपको एक फ्रेमवर्क में रख दिया जाए, तो कोई भी चीज उस व्यक्ति के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए आप क्राउड में अगर अकेले खड़े रहते हैं, जो सारे अनजान लोग हैं, वो खुद को, व्यक्ति को वो अकेला समझता है, चाहे कितना भी हजार लोग हो। उसके सामने अगर हजार व्यक्ति, अगर अननोन लोग हैं एक ही क्राउड के अंदर, वो खुद को अकेला समझने का रीजन ये है कि उस चेतना का जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है, उसके लिए वो काम ही नहीं कर रहा है, किसी को पहचानता नहीं, इसलिए वो खुद को अकेला मानता है। इसी तरह ये जो ब्रह्मांडीय जो परिवर्तन हो रहा है, बैक टू मेन टॉपिक, इस ब्रह्मांडीय परिवर्तन के अंदर अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें, हमारे सौर मंडल में जो परिवर्तन हो रही है करके
पिछले काफी साल से बताया जा रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति देख इसीलिए नहीं पा रहा है क्योंकि दो टाइप का ऑब्जर्वर इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। पहला क्या, आपने जब से जन्म लिया, मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो 1980 में जन्म लिए और अभी तक वो टीवी, न्यूज़, मीडिया, न्यूज़पेपर, इन सब से जुड़े हुए हैं। तो वो जो सारा नॉलेज और सारा इंफॉर्मेशन जो गेन कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? उनके चेतना के अनुसार अपने लोकल यूनिवर्स में क्रिएट किया हुआ वो सारे फेनोमेना या तो इवेंट्स उनके दिमाग में डाली जाती है कि ये हुआ है, हुआ है, हुआ है करके। उसमें भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि अकबर द ग्रेट। अकबर एक महान राजा थे करके बताया जाता रहता है, लेकिन आपने देखा नहीं। लेकिन आपके चेतना ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो ग्रेट है। तो जब भी हम किसी के सामने हमारे भारत का इतिहास किसी के सामने शेयर करते हैं, तो खुद के अंदर वो प्राउडनेस आती है कि हमारे पूर्वज इतने महान थे करके। चाहे कोई भी देश, धर्म, कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी धर्म विशेष पे कोट नहीं करते हैं, लेकिन पूर्वज के अनुसार वो ग्रेट थे करके। क्यों? क्योंकि आपके चेतना में वो जो सारा इंफॉर्मेशन फीड की गई, आपको वो रियलिटी लगता है। असल में खोज करते हैं तो क्या पता चलता है कि अकबर ने तो पूरा जिंदगी भर कभी पढ़ाई ही नहीं किया, वो तो अनपढ़ था। लेकिन आप जब किसी के सामने उस चीज को शेयर करते हैं तो आप खुद से अकबर को बड़ा मानते हैं और प्रोजेक्ट करके लोगों के सामने बताते हैं कि अकबर द ग्रेट। तो ये एक और लेवल का ऑब्जर्वर इफेक्ट है। दैट मीन्स माया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर आपको कंट्रोल की जाने वाली वो सारे इंफॉर्मेशन आपको फीड करके आपके चेतना में एक फेक पूरा ढांचा बना दिया गया, मैट्रिक्स का, पृथ्वी, जिसके अंदर आपको हर एक चीज वो जो नहीं भी हुआ हो वो आपको सत्य लगता है। अब आते हैं दूसरा ऑब्जर्वर इफेक्ट के ऊपर। कौन सा? जो परिवर्तन हो रहा है और हम नहीं देख पा रहे हैं। उसके लिए क्या बताया गया कि इसी क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अगर कोई फेनोमेना, मतलब कोई भी घटना अगर होना है और वहां पे कोई थर्ड पर्सपेक्टिव अगर अवेलेबल नहीं है, मतलब पर्सपेक्टिव मतलब जो देखने वाला, उसके ऊपर ऑब्जर्वर जो है या तो ऑडियंस जो है, देखने वाला क्राउड, अगर कोई विटनेस नहीं है, साक्षी अगर वहां पे नहीं है उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो क्या होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है या तो घटना का रिलेटेड वो जो सारा इंटेल है वो क्या होगा, खारिज हो जाएगा लोगों के द्वारा। जैसे कि आप फेक न्यूज़ चैनल्स सारे देखते हैं, न्यूज़ के अंदर आप खोल लीजिए कोई भी न्यूज़ चैनल, तो जैसे कि अभी अभी ईरान ने किसी के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दिया, वैसे ही सारे मॉर्फ्ड वीडियो सब शेयर कर रहे हैं। जैसे कि अभी अभी सारे रशियन जो है कमर कस के अभी आक्रमण करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, वैसा ही सारा दिखाया जा रहा है। पिछले 2 साल से, जब से कोविड गया, इनका यही नाटक चल रहा है। क्या असल में युद्ध हो रहा है क्या? अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ें क्वांटम फिजिक्स का, अगर आप वहां पे साक्षी भाव में वहां पे अवेलेबल है नहीं, फिर भी आपको वो सारे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डाली जाती है, तो बार 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 आपके दिमाग में जब वो जाएगा और आप उस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, और क्या हो जाता है कि जो टीवी जो है उसमें क्या है कि आपको एआई वीडियोस दिखाए जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। जो विजुअलाइज का पावर आप ध्यान में लगाते हैं, उसके बदले आप उस
ऊर्जा को कहाँ लगाते हैं? टीवी न्यूज़ में जो फेक वीडियोस दिखाई जाती हैं उसके ऊपर लगाते हैं, और आप प्रोजेक्ट करते हैं कि वहां युद्ध हो रहा है। तो अगर 1 लाख लोग पूरे भारत के अंदर, आप देखें कि 150 करोड़ लोग हैं, और उसमें से सिर्फ 1 लाख लोग ही अगर एक समय में एक ही न्यूज़ चैनल से अगर प्रभावित होकर वो विजुलाइज करें, तो वहां पे युद्ध होगा ही। इसी तरह आपको एज ए ऑब्जर्वर बनाकर आपके हर घर के अंदर एक ऐसा टेक्नोलॉजी को फिट कर दिया गया, चाहे वो मोबाइल फोन हो, टीवी, न्यूज़ मीडिया, जितने भी सारे चीजें हो, आपको उस हिसाब से हैक किया जा रहा है कि जो रियलिटी पूरे धरती के लिए, पूरे सौरमंडल के लिए, पूरे गैलेक्सी के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए जो चीज यथार्थ है, परिवर्तन, वो ना करवा के जो सारा डिस्ट्रक्शन वाली जो सारे चीजें हैं वो आपको परोसा जा रहा है। जो तो दूसरा ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है कि परिवर्तन हो रहा है लेकिन देखने वाला कोई नहीं। तो लास्ट पॉइंट इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर वहां पे किसी भी व्यक्ति अगर साक्षी नहीं है, तो क्या होगा कि जो ओपिनियन जो है वो बायस हो जाएगा। मतलब जो मंतव्य है हर एक व्यक्ति कहने वाला, वो बायस हो जाएगा। कोई व्यक्ति बोल रहा है इवेंट होगा नहीं, कोई व्यक्ति बोल रहा है इवेंट होगा, कोई व्यक्ति बोल रहा है 2025 में होगा, कोई व्यक्ति बोल रहा है 2030 तक हो जाएगा। बाकी जो सो रहे हैं वो बोल रहे हैं कुछ तो होगा। ये ओपिनियन का फर्क क्यों है? ओपिनियन का फर्क इसीलिए है क्योंकि असल में वहां पे कोई विटनेस ही नहीं है, और जो विटनेस है वो सभी डुअलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए देखो, जितने भी सारे वननेस के जो स्पीच है, उसका शुरुआत होता है डुअलिटी के आधार पर कि हम बेहतर हैं, हमारा टेक्निक बेहतर है। अगर एकत्ववाद पे देखें कि सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठता जो है वो हमारे सोर्स से आ रही है। तो कोई कैसे, एक अकेला व्यक्ति या कोई कैसे, अलग 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 लोग कैसे अपने में और थोड़ा श्रेष्ठता 2-3 किलो ज्यादा कैसे हो सकते हैं? हम इसको बहुत गहराई से समझना होगा। तो वहां पे इसी पॉइंट का और आधा क्या है कि इट इज ए फेनोमेना, इट इज गुड एज नॉट हैपनिंग। वो क्या हो जाता है कि वो सिर्फ एक घटना बनकर रह जाता है। हाँ, किसी ने देखा नहीं तो नहीं हुआ है, छोड़ो, ऐसा। द सेम गोज फॉर द एंड ऑफ वॉर बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस। अगर किसी को आप ये भी बताएंगे कि लाइट और डार्क के बीच में ये सब लड़ाई चल रही है, और उसको कोई भी विटनेस नहीं है, इसलिए हर जगह खारिज हो जाती है। ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे हम इस क्वांटम फिजिक्स के आधार पे हमको ये ध्यान से समझना चाहिए, कोई भी चीज इस ब्रह्मांड के अंदर घटित हो रहा है, उसको अगर हम पॉजिटिव चेंजेस के प्रति अगर लोगों को ड्रैग करना है, तो जितना पावर हम पॉजिटिव, जितना पावर हम नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग को भोग करके, डुअलिटी को भोग कर रहे थे, अब हम उसको पॉजिटिव माइंड प्रोग्राम करके लोगों को एक सही राह में लेकर आना है, ताकि सबके अंदर वो इक्वालिटी मनोभाव हो। और जो विटनेस, जो अकेला व्यक्ति होकर जो हर जगह कहता है कि ये हो रहा वो हो रहा और कोई सुन नहीं रहा, उसका मेन प्रॉब्लम का आधार ही यह है कि वहां पे कोई विटनेस नहीं है। तो यहाँ से हमारा एक ही इन मूल वाक्य है कि परिवर्तन का आप सभी भागीदार हैं,
और आपको हर एक को उस इम्पोर्टेंट रोल का रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। अब पॉइंट आता है अर्थ का सेकंड मून के ऊपर क्या कुछ खोज हुई है। तो ये जो चंद्रमा है, जो एक खुद एक एस्टेरॉयड जैसा है, उल्का पिंड जिसको हम कह सकते हैं, वो एक घोड़े की नाल के शेप का इसका पूरा सरकमफेरेंस, परिधि जिसको हम कहते हैं। और ये क्या होगा कि अभी एग्जैक्टली 27 सितंबर या 29 सितंबर, ये 2 दिन के बाद से लेकर नवंबर 25 तक, ये 2 महीने तक अर्थ के सबसे क्लोज रहेगा। और इसको नाम भी दिया गया है 2024 PT5 करके। और ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये अर्जुना एस्टेरॉयड बेल्ट से बिलोंग करता है। एक और एस्टेरॉयड बेल्ट है हमारे सौर मंडल से बाहर, जिसमें ये प्लैनेट एक्स भी बिलोंग करता है। उसी एस्टेरॉयड बेल्ट का ये एक एस्टेरॉयड है, उल्का पिंड है, जो एग्जैक्टली हमारे धरती का तो चारों ओर तो नहीं, लेकिन एक सर्कल से भी परे ये घूम रहा है। जो चित्र मेरे एग्जैक्टली सबसे ऊपर अपर राइट कॉर्नर में दिखाया जा रहा है। तो इवन आफ्टर इट लीव्स द ऑर्बिट इट विल स्टे नियर अर्थ फॉर फ्यू मंथ्स। ये हो भी सकता है कि अर्थ के पर ये जो पाथ है उससे थोड़ा दूर चले जाए, बाहर चले जाए, लेकिन साल 2025 तक, जनवरी 9 तारीख तक, ये सबसे क्लोजेस्ट रहेगा ही रहेगा। तो चंद्र है जो ऑलरेडी हम देखते हैं बचपन से। अब आ गया दूसरा चंद्र, अब बीच में अर्थ है। तो जब आप उस चीज को साइंटिफिकली स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो अप एंड डाउन जो हो रही है, ये एकदम से क्या होगा, और सरकेगा नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि हर एक उल्का पिंड के अंदर भी अपना खिंचाव का पावर होती है। और हर एक चंद्र जो है उस धरती के चारों ओर जब वो पास में आता है, वो क्या करता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वो खिंचाव में वो एक असरदार भागीदार बन जाता है, जो इफेक्टिव रोल प्लेयर कह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी डिग्रेड होगा, क्योंकि वो और पावरफुली वो खींचेगा दूसरे साइड से। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, फिजिकल मैग्नेटिक फील्ड, वो भी और वियर्ड बिहेव करेगा। हो सकता है कि अब ये 2 महीने के अंदर और तेजी से मैग्नेटिक पोल में भी चेंजेस आएंगे। और ये दोनों जो पावर को हम आज इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। भले अर्थ का एसेंशन से इंटरकनेक्टेड है, डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर मैग्नेटिक पोल एंड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक और पर्सन है जो इस चीज के ऊपर खोज करते हैं। उन्होंने एक रमण महर्षि के द्वारा भगवत गीता से एक कोट जो है, उन्होंने इस टाइमलाइन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसको उन्होंने कोट किया। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, पर मैं आप सबको पढ़कर वो चीज़ को बता देता हूँ। जहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को वो कह रहे हैं, हे अर्जुन। और वो उस कोट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जहाँ पे इसी अर्जुन स्टार बेल्ट, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, वो उससे सिंक्रोनाइज होता है। और जिसमें वो कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में बसता हूँ, मैं आदि हूँ, वर्तमान भी हूँ, और
सबका अंत भी हूं। और वहां पे हाईलाइट करते हैं आई एम करके। तो मुझे अभी तक जितना समझ में आया है, वहां से मैं एक ही चीज कोट कर सकता हूँ। अगर आप इस नॉलेज को भी, अगर ये वर्तमान का परिवर्तन को समझना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा व्हाट इज आई एम। लेकिन बहुत सारे साथी उसको अपने चेतना के अनुसार वो कृष्ण को ही कोट करते हैं कि कृष्ण खुद को लिए बोल रहे हैं। नहीं, ये सभी को एक जगह पे एक जीव बनाकर वो कोट कर रहे हैं आई एम, जो असल में हायर सेल्फ का कोट है। आई एम प्रेजेंस जिसको कहते हैं। तो उसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया था जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। एवरीथिंग इंक्लूडिंग प्लूटोस रेट्रोग्रेड बैक इनटू द एनर्जी ऑफ कैप्रिकॉन टिल नवंबर 19। अब से लेकर जो प्लूटो का वक्री का जो ऊर्जा है, इसी मकर राशि में नवंबर 19 तारीख तक वो क्या करेगा कि वंस इन ए लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन पावर है इसके अंदर। आप अपना जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उतना ऊर्जा इसके अंदर है। ये कोबरा का अपडेट नहीं है। ये एक और दो लाइट वर्कर हैं, ये उनके खोज से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि सभी लोग जब एक ही चीज को कोट कर रहे हैं, चाहे लर्कर का डिसएंटेंगलमेंट हो, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये सभी एक महान बदलाव के लिए कोट कर रहे हैं। और ये भी कोट कर रहे हैं कि ये सारा चीज का परिवर्तन अगर आपको करना है तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। So many of us have felt challenged, misplaced in this vibrational realm since birth. जन्म से लेकर अभी तक हमको यही फील होता रहा अभी तक कि बहुत सारा चीज अव्यवस्थित है, और हम सब ने एक चैलेंज पूर्ण लाइफ देखा है। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि हम लाइट को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं। और जितना हम लाइट को एंकर करेंगे, और उसको कोई भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, चाहे लाइट कोशेंट हो या लाइट का एंकरिंग प्रोसेस हो, तो आपके अंदर आपके जीवन के प्रति क्लैरिटी और तेजी से आएगा। उतना ऊर्जा इस टाइम पीरियड में है, इसी 2 महीने के अंदर। टोटल कितने दिन है? 57 डेज। 57 में से अगर नवंबर 27 से काउंट करें, तो आपसे ऑलरेडी 3 दिन जा चुका है। आपके पास 54 डेज है। आप अपने ऊपर कितना फोकस रहकर काम कर सकते हैं। तो ये तो ये सारे लिंक्स हैं जिसको हमने पढ़कर ये सेशन को आप सभी के साथ शेयर किया। और एक कोट है कोबरा का, लाइट फोर्सेस का, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वी आर पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान टू क्रिएट एसेंशन फॉर प्लैनेट अर्थ। क्योंकि हम सभी का अंतःकरण जो है प्लैनेट का अंतःकरण का एक पार्ट है। अगर हम उस अंतःकरण के ऊपर काम कर रहे हैं, तो प्लैनेट का अंतःकरण भी बिल्ड होगा। और प्लैनेट का एसेंशन के लिए ही हम सभी उस दैविक प्लान का हर एक व्यक्ति हिस्सा है। ना कोई 1 किलो ज्यादा महान है, ना कोई 2-4 किलो कम है। सब इक्वल है, सभी समान है। और सबको इक्वल समझे, और अब आप अपने ऊपर इक्वली काम करें रेदर देन पॉइंटिंग आउट अदर्स। क्योंकि यहाँ पे अदर्स कोई है ही नहीं। यहाँ पे सेशन पूर्ण होता है। आप किसी भी साथी को अगर कोई प्रश्न है आज के सेशन के ऊपर, तो सिर्फ प्रश्न ही रखें, तो सेशन को हम कॉन्साइजली हम कंप्लीट कर सकें। सागर जी।
Thank you for थैंक यू सर. presenting very timely uh, required thing. My question is, from the viewpoint of this asteroid observer perspective, Earth, the whole universe, Moon, Sun, and the asteroid, as because it is having a huge impact on our magnetic pole and polar structure of the Earth and in relation to our consciousness as well, then is this asteroid, may we understand that this asteroid has got a different perspective from the observer viewpoint? Yes, yes. So what I need to understand clearly that if there were no asteroid, there wouldn't be any observer, right? It's No. not like that. Okay, Observer sir. is just an example who is witnessing the event. Okay. And that energy also important. Okay, sir. Okay. Yes. Okay, sir. A very small question. In the previous session, since last year, there are very significant session you presented us. And given this perspective of duality triangulation as it is happening, what is the relation, if there is any left, to understand more or deeply in between the oneness and singularity as Mhm. far the duality is concerned? That is all. So the question is, what is the difference between oneness and singularity? Yes, sir. Singularity has two kind of definition, as we all are in still in the duality. So one kind of singularity also represents to the digital life singularity, that is total inorganic consciousness. And Oh, another one which is very important to understand, that there is also a organic singularity, that is being one with the source. And okay. before that, we need to understand and assimilate the energy of monad. Once, because we all practice spirituality, Yes, so sir. we have our fourth body, that is the spiritual body. We access up to the spiritual realm, but the spiritual will, which is called the soul's will, is at monad. So Hmm. whenever to increase or to anchor more light, that is light quotient, we need to anchor the blueprint of monad also. Once we anchor and install that blueprint of monad, then we will understand the soul will. Then we can one with divine, that is called the divine plane, seventh highest plane of our existence. Once we know the divine, that we are one and we all are divine, then we can reach to the organic singularity, that is being one with the source, because source is beyond the divine. Pretty much deeper thing. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. I'm done. Thank you. Vijay ji. नमस्ते गौरव जी। तो नमस्ते जी. आज के सेशन के बारे में ये जो ट्रायंगल बताया है, हम्म. उसमें डी क्वेश्चन मार्क दिया है, लेंथ दिया है, और एक जो कनेक्ट हो रहा है हम्म. उसका एंगल नहीं दिया है, अल्फा बीटा एंड थर्ड एंगल। तो इसके हम्म. बारे में तो ठीक हम्म. है। और कौन दूसरा सा एक प्रश्न कर रहे हैं आप, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? हाँ, ये जो ट्रायंगल, इसमें आपने जो ट्रायंगल बताया है उसमें हम्म. दो एंगल बताया, अल्फा एंड बीटा। हम्म. और ये थर्ड वाली. ट्रायंगल, थर्ड एंगल जो है हम्म. वो वो शो नहीं किया है। और वो जो डी डी दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, हम्म. वो लेंथ जो है हम्म. वो दैट इज अननोन आई थिंक। और एक लेंथ है कंप्लीट, एल जो दिया है। यस, यस. वो एक्चुअली तो दिखाता है ये कि इवेंट का जो पूरा ऐसा बोल सकते हैं कि
कहाँ से कहाँ तक जो वो टाइमलाइन है उसका स्ट्रेच है। हाँ तो जो ऑलरेडी ऑब्जर्वर है, जैसे कि आप फॉर उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि मूवी है, मूवी बनना शुरू हो जाता है फॉर एग्जांपल अल्फा में, और ख़त्म हो जाता है बीटा में। लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो सेंटर में बैठकर वो पूरा मूवी को एक ही समय में एक कॉम्प्रेस्ड टाइमलाइन में वो वॉच करता है। अब उस ऑब्जर्वर के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वो 3 घंटे का मूवी देखना चाहता है या 3 मिनट में किसी से वो टोटल मूवी का कहानी सुन लेना चाहता है। तो इस तरह ऑब्जर्वर अपने ऊर्जा के और चेतना स्तर के अनुसार वो अलग अलग स्ट्रेच में वो इवेंट को देख सकता है या देखता भी है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, ये जो सर ऑब्जर्वर का कंसेप्ट है, जो जो थ्री स्लिट वाला, टू स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है, वही वही वो रेफरेंस भी, में है ना ऑब्जर्वर का? हाँ वो भी एक है। क्वांटम और फील्ड। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऑब्जर्वर हाँ। इफेक्ट का, ये और एक है जिसमें जिसके आधार पर एलईडी बनाया गया, ओके ओके। लाइट एमिटिंग डायोड्स जिसको कहते हैं, जिससे ये हाँ। कंप्यूटर का स्क्रीन और टीवी का स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, ये सब जो उसके अंदर जो माइक्रो एलईडीज होते हैं उन सब का जो उद्भावन हुआ उस समय की बात कर रहा हूँ। ओके सर। अच्छा, जी। और सर ये आपने लास्ट समय ये कोबरा के ब्लॉग में हम्म एंडिंग हम्म साइकिल का जो है, उसमें भी हम्म एक ट्रायंगल बताया है, हम्म वो फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, उसमें हम्म पूरा आप ये दिया है 2025 27 का। तो हम्म, ये हम्म। दोनों में डिफरेंस है यानी, दोनों चीजें। वो जो है वो टाइमलाइन का है, हाँ। और ये जो है ये डुअलिटी का कैसा, ट्रायंगुलेशन। हाँ डुअलिटी का जो साइकिल जो स्पाइरल है वो कैसे पूर्ण होकर एक पॉइंट पे रुक जाएगा, थम जाएगा, उसके ऊपर है। अच्छा ठीक है सर। जी और उसमें जी अभी आपने ये जो आज के प्रेजेंटेशन में ये फोर्थ बताया आपने, इसके पहले 2014 2018 में दो हुए हैं, तो उसमें जी भी ऑब्जर्वर थे सर, यानी बिल्कुल एस्टेरॉइड था बिल्कुल या ऑब्जर्वर थे? बिल्कुल। ओके वहां सर। पे आप अगर ध्यान से देखेंगे, वहां पे हाँ। सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उस फाइनल चेंज का। जैसे कि यहाँ पे भी 3 गैलेक्सी उसका विटनेस थे। यहाँ पे देखेंगे तो सोल फैमिली विटनेस है। नेक्स्ट ओके अगेन सर। यहाँ पे देखेंगे तो जो लाइट बीइंग और गॉडेसेस हैं वो यहाँ पे विटनेस हैं। फिर ओके सर। 2024 में देखेंगे, आप भी हैं, मैं भी हूँ, और भी बहुत हाँ सारे साथी करेक्ट। हैं। ये सर इसके बाद में ये तो एस्टेरॉइड तो फिर से अभी अर्जुना बेल्ट से है, तो कुछ पीरियड के बाद में वो साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से वो तो प्रिडिक्ट करते हैं, तो इसके जी, बाद में ये और फिर ये से दिखाई आएगा, देगा 2055 में। दिखाई दे। अच्छा। जी, ठीक 30 है साल सर, बाद फिर से 2055 में। दिखाई देगा। ओके, तो उससे फिर और कुछ रिलेटेड रहेगा फिर? शायद होगा, उसके ऊपर शायद फिर हो सर खोज अभी। करना पड़ेगा। और ठीक है। इसका जो पूरा साइकिल है कुछ 770 ईयर्स का पूरा चक्कर है। हम्म। और ये इस वे में घूमता है, जो मेरे ठीक ऊपर एक सर्कल के आकार में दिया है, और घोड़े की नाल की तरह ये पूरे ये बहुत बड़ा एस्टेरॉयड बेल्ट को ये कवर करके घूमता है। जी शिल्पा जी। हम जो आरबीटी में प्रैक्टिस करते हैं हम्म, वो ट्रायंगुलेशन और इसका कुछ रिलेशन है? मैं वो पार्ट भूल गया था, आप याद दिला रहे हैं। मैं यहाँ पे वो कोट नहीं, मतलब लिखना भूल गया था और सोचा था कि मैं बोल दूंगा, पर आप याद दिला रहे हैं तो उसका भी बता दूं कि वो ट्रायंगुलेशन भी इसी ट्रायंगुलेशन का एक पार्ट है, ओके। जिसमें लास्ट में मैंने उसको इनडायरेक्टली कोट किया, जो जहाँ पे बोला कि प्लानेट का जो अंतःकरण है हम्म। उसका एक रेसा जैसा हमारा खुद का अंतःकरण भी है। यानी कि हम एक बहुत बड़ा जड़ समझते हैं रूट, जो अगर ये प्लानेट का अंतःकरण है, उसमें एक छोटे छोटे रेसे जैसे रूट जो है हमारे खुद का भी अंतःकरण है, उसका एक पार्ट है। तो जब हम उस
अंतःकरणों के ऊपर हम खुद के ऊपर काम करते हैं वो तैयार होता है और उसके अंदर प्रकाश की प्रवाह शुरू हो जाती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जब उस चीज़ को एक्टिवेट करेंगे और करते जाएंगे, प्रकाश को और एंकर करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो प्लैनेट का अंतःकरणों को वो फुल्ली एक्टिवेट कर देगा लाइट को एंकर करने में। और अगर आप 7 लेवल ऑफ इनिशिएशन का सेशन अगर देखेंगे, उसमें जोशुआ डेविड स्टोन ने क्लियरली बताया कि वो पॉइंट होगा जिस समय अर्थ जो है खुद माइक्रोनोवा हो जाएगा। माइक्रोनोवा अर्थात सेंटर से ब्लास्ट होगा और एंटायर प्लैनेट जो है वो प्रकाश का बन जाएगा। हाँ। हम्म। वो तब होगा जब प्लैनेट कंप्लीटली 6th लेवल इनिशिएशन को कंप्लीट करके 7th में एंटर करके पार कर जाएगा। और अभी जो प्लैनेट का जो ये अ, हाँ, धारा पृथ्वी है का आपने वो बताया था 5th वो में आ फोर्थ। चुका है। हाँ, फोर्थ कंप्लीट, यस। जी, फोर्थ कंप्लीट करके 5th में ऑलरेडी आ चुका है। तो ओके। वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो हम सभी के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे हम एक्टिवेट होते जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि उसके कुछ महीने के बाद ही वो अपडेट आया कि फोर्थ इनिशिएशन कंप्लीट करके 5th कंप्लीट में हो ऑलरेडी गया, आ हाँ। चुका है। जी। हाँ, yes। तो हम जो मतलब ये पूरा प्रोसेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड रहेगा यस। जितना। और जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं इसी अंतःकरणों को डेवलपमेंट करने के लिए, वो डायरेक्टली इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक बहुत बड़ा योगदान निभा रहे हैं। क्योंकि उनके जागने से क्या होगा कि वो आसपास के लोकल यूनिवर्स को वो इन्फ्लुएंस करेगा कि आप भी जागें करके। हम्म। जी। राइट। और मतलब इसका मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ कि हमार अगर हम कलेक्टिव मतलब जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं हम्म। कि हर एक का अच्छा हो, तो हम्म। वो ना करके अगर हम अपने ऊपर अपने विचारों के ऊपर भी काम करें, तो वो अपने जो विचारों के ऊपर और अपने अंतःकरणों के ऊपर अगर काम करे तो वो और बेहतर तरीके से काम करेगा। मतलब हम लोग वो बीज डाल रहे हैं यस। कलेक्टिव यस। कॉन्शियसनेस। यस। तो वो जो बीज हम लोग एक एक मतलब डेली, अगर जैसे हम लोग अभी आरबीटी का जो है डे 1 से हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम्म। उसमें भी मुझे बहुत सारे चेंजेस मतलब मेरे आसपास तो नजर आ रहे हैं। जी, वो तो इन्फ्लुएंस करेगा वो। और जैसे जैसे आप ये जो वॉल्विंड का प्रोसेस है और भी जो सारे प्रोसेसेस हैं, वो एक्चुअल में आपके आसपास का जो लोकल यूनिवर्स है उसको भी वो साफ करता है। अच्छा। तो उस ओके। वजह से क्या है कि अपने आसपास का भी रियलिटी बहुत तेजी से बदलती है। ऐसे आप भी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं जो हमारे बैच 1 के हैं, वो उनको बहुत तेजी से वो बदलाव दिख रही है और वो हाँ। किसी भी डर से मुक्त होकर वो सारे जगह काम कर रहे हैं। हाँ, मेरा तो मतलब जी। फिजिकल हीलिंग भी बहुत हो गया, और अब जब इमोशनल भी हो रहा है, तब समझ में आ रहा है कि हम मतलब जैसे ठीक होने के बाद जैसे समझ में आता है ना कि हम लोग, हाँ हम लोग मतलब जो डिसीज होता है जब वो ठीक जी। हो जाता है, तब समझ में आता है कि अरे बाप रे, ये कितना डीप था। जी। तो वो भी अभी आरबीटी में ये हो रहा है, वो भी समझ में आ रहा है। जी। मतलब अगर हम लोग कलेक्टिव के लिए ना करके अपने ऊपर भी करें तो भी वो फायदा ही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी तो मैंने प्रेयर्स वगैरह नहीं करती हूँ, अभी सिर्फ आरबीटी करती हूँ। और जो आपने बाकी सारे जो ध्यान के प्रोसेसेस दिए हुए हैं, उसमें से जो मुझे रिलेट मतलब रेजोनेट होता है, और जी। मेनली मैं वो कमांड का करती हूँ। तो जी। उससे भी मुझे बहुत डिफरेंस मतलब विद इन 1 मंथ उससे मुझे बहुत डिफरेंस नजर आया, जी। क्योंकि फिजिकल हीलिंग बहुत हुई उसमें। तो मुझे अब ऐसे लग रहा था कि मैं तो कलेक्टिव के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हो गया कि नहीं, क्या मैं सेल्फिश बन रही हूँ। बट नहीं, अभी ये जब ऐसा आपने, नहीं है, ये भी एक स्वयं में एक डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद के ऊपर काम करना भी। तो जी। अभी मतलब जो अब
ये अभी जो टाइमलाइन आपने बोली है, तो उसमें नेगेटिव भी उतना ही बम्बार्ड होगा ना? जैसे जी। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम लोग उसको जो वो नहीं कर डिफरेंस। रहे हैं वो पपेट बनते जाएंगे, और जो कर रहे हैं वो शांत रहेंगे ऑब्जर्वर बनकर, ओके, और वो एक क्योंकि दूसरे ये को मदद करेंगे। राइट, ये जो आपने आज कवर किया उसमें मैंने बीच में कुछ वीडियोस देखे थे कि इसराइल और वो जो गाजा का वॉर चल रहा है, तो मैं नॉर्मली नहीं देखती, पर वो मेरे यूट्यूब में आए थे तो देखे, तो उसमें मुझे वही क्वेश्चन था कि इतनी सारी लड़ाई चल रही है पर ये आराम से इतना शूट कैसे कर रहे हैं? जी। तो वो आज वो वही मैट्रिक्स का फेक रियलिटी वो दिखाते हैं। यस, नमस्ते गौरव जी। नमस्ते मैं जी। एपी से हूँ, आंध्र प्रदेश से। थोड़ा मेरे हिंदी ऐसे वैसे कुछ है तो थोड़ा नो क्षमा प्रॉब्लम। कीजिएगा। नो प्रॉब्लम। यस, आई एम वेरी ग्लैड टू हियर टुडे, दिस इज अ वेरी 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 नाइस सब्जेक्ट आई गॉट टुडे थ्रू यू। इतना डी डेप्थ सब्जेक्ट है, लेकिन मैं वो सब नहीं मेरा एक प्रश्न था कि जिस टाइम तक आपने नवंबर 1925 तक जो समय आपने बताया, अभी से उस समय तक हमें हमारे गुणों में काम करना है, ऐसे भी एक मैंने सुना था। तो हम्म। वो सत्व गुण में रहकर हमारा जो प्रार्थना है, पूरा विश्व के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे गुणों को अपने काबू में रख के, जो भी अपोजिट पर्सन जो भी कहता है उनसे प्रेम से लेते हुए, वो हमारा मिरर इमेज है समझ के, मौन में रहते हुए प्रार्थना करते हुए समय करने का कोई फायदा होगा? मैं इतना सही कर सकती हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तो पर क्लैरिटी के लिए। जी जी जी। दिस वन आल्सो इफेक्टिव, ये भी इफेक्टिव रहेगा। और हाँ, कोई भी चीज ऐसा इवेंट होती है जिसमें yes. या या सामूहिक तो प्रार्थना में तो जरूर यस। बैठूंगी, जरूर जी पार्टिसिपेट करूंगी। जी एंड वन मोर थिंग इज दैट, मुझे आज आप शायद आपको मालूम होगा कि एपी विजयवाड़ा में बहुत हादसा हुआ। जी सो उस दिन मैं मुझे बहुत इतना आया कि इतना ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, इतने जनों का उसका बेघर होना, ये सब देख के मुझे बहुत दुख आया था। लेकिन जी। फिर भी मैंने अपने आप से और उस जो हायर एनर्जी से मैंने पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लेसन के लिए हो रहा है, क्या संदेश हमें प्रकृति हमें दे रहा है, ये सब हम्म पूछे हम्म तो हम्म इनरली मैसेज आया कि जो भी हम्म तुम करते हो उसका रिफ्लेक्शन तो तुम्हारे पास जरूर आता है। हम्म तो हम्म हम्म। इसे अंडरस्टैंड करके आगे से क्या करना है, कैसे करना है, अगर पूरा फिर ऐसा से। कोई भी रियलिटी आप जी, अगर सुनते हैं या हाँ देखते हैं, हाँ, उसे कैसे लेना है वही डाउट अभी मुझे आया था। हाँ, यस। तो हाँ, आप वहाँ को, उस जगह को प्रोजेक्ट करके, विजुलाइज करके आप ओके, वहाँ पे बुद्धि कॉलम कर सकते हैं। तो ओके, जैसे राइट। कि श्री लक्ष्मी जी करते यस, हैं, यस, यस, यस। वो लीड हाँ, करते हैं। वो हाँ, सारे जितने भी आसपास के कैलामिटीज हैं भारत में, हाँ, तो हाँ, वो सामूहिक ध्यान करते हैं और हाँ। करवाते भी हैं। जी तो जी जी, आप जरूर कांटेक्ट में रहकर आप भी उसमें शामिल हो भागीदार बन जाऊंगी, जरूर। सकते हैं जी। और थैंक यू सो अगर मच। आप हाँ, कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं भी मिलता है हाँ, सामूहिक ध्यान का, तो आप हाँ। अकेले भी उस चीज को विजुअलाइज करके रियलिटी को आप बुद्धि ठीक है, कॉलम कर सकते हैं, उसमें सबको फायदा होगा। ठीक है, ठीक है। जी ओके, जी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू। थैंक यू जी। आप सभी को बहुत धन्यवाद इस सेशन में भाग लेने के लिए। सेशन क्लोज करते हैं। सभी को प्रणाम।